अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और आने वाला जो पूरा दिन यानी कि आज का और आगे आने वाले दिन हैं वो भी अच्छे गुजरेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत हैपनिंग सा हम लोगों का जो पिछला हफ्ता है और आगे आने वाला हफ्ता भी है वो होने वाला है, और जो पिछला गुजर गया है वो भी बहुत हैपनिंग रह चुका है। अब तक की 1 बजे की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उसके साथ हम हाजिर हैं आपके लिए, उसके ऊपर तज्ज़िया तबसरे करेंगे और आपको बताते चलेंगे कि सूरत हाल अब किस तरह से हो चुकी है और किस तरफ मुड़ के जाने वाली है। बहुत से केसेस हुए, उस हवाले से हम बात करते चलेंगे। आपको टॉप स्टोरीज जो हैं वो मैं जल्दी जल्दी बताती चलूंगी। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आपके साथ लबीबा तैमूर और काशिफ बशीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। लबीबा कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, नाज़रीन को बताते चले हम जल्दी जल्दी के तोशाखाना केस की इमरान खान का जमानत के लिए अदालत से रुजू भी है और वारंट मसूखी की जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में वो भी दायर कर दी गई है और लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दरख्वास्तों पर एतराज़ भी उठा दिया है। जबकि दूसरी जानिब हम देखते चलें कि मरीम नवाज़ और आज़म नदीर तारिक के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो अदालत ने दरख्वास्तों को काबिल ज़मानत होने पर उसके ऊपर समात पे फैसला जो है उसको काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट राजा रियाज के बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती के खिलाफ भी केस जारी है, जबकि अदालत ने जस्टिस शाहिद करीम के पास केस लगाने की सिफारिश भी कर दी है। ये ऑन गोइंग जो सारे केसेस हैं जल्दी जल्दी आपसे मैंने आपके गोशगवार कर दिए हैं और हम बहुत सी जो मल्टीपल चीज़ें साथ साथ चल रही हैं उसके ऊपर हम बात करने चलेंगे, जिसके अंदर ये भी बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है जब गिरफ्तारी के हवाले से बात की गई है तो कि इमरान खान गिरफ्तारियां अपने कारकुनान की जो हैं वो तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है गिरफ्तारी की तो वो उस जगह पर भी मौजूद नहीं होते और होने के बावजूद कहा जाता है कि वो वहाँ मौजूद नहीं है और अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रही। ये एक अलमिया जो है वो सामने आया है, उसके हवाले से बात करते चलेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमने डिस्कस करना है वो ये है कि निगरान हुकूमत जो है ना पंजाब की, वो अपनी डोमेन से ना बाहर निकल कर बहुत से ऐसे तकर्रुर तबादले कर रही है नाजरीन, जो कि कुछ समझ से बाहर वाली बात है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। भी बन रहे हैं, कोर्ट्स भी जी एग्जैक्टली। अच्छा, और तरक्याती जो मंसूबे हैं जिसके ऊपर वो लाहौर हाई कोर्ट ने खसूसी तौर पर कहा गया था कि अभी रोक दिए गए हैं या जिनके ऊपर स्टे ले लिए गए हैं या इनको रोका गया है, उनके इफ्तिताह जो हैं वो भी काबिले जो हैं वो एम्बार्गो उनके ऊपर, हाँ जी, वो भी हो रहे हैं। वो किस मद में हो रहे हैं और क्यों इतनी एक आपकी जो हद है उस हदूद से बाहर निकल कर ये सारे काम हो रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद CCPO लाहौर और IG जेल खाना जात का तनाज़ो भी चल रहा था, और वो तनाज़ा क्या है नाजरीन वो मैं काशिफ साहब से कहूँगी ज़रा अपने नाजरीन को गोश्तगवार करें। सर ये क्या मामला है? अब देखिए, जब इक़्तिदार आता है ना जी किसी के पास भी, तो वो जाहिर है कि उसके बाद वो उसके पास जब आती हैं तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़े ऑर्डर्स आए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को जो ट्रांसफ़र की गई थी उसके ख़िलाफ़ जब रिट हुई तो उन्होंने जब पटिशन की गई तो उन्होंने 23 फरवरी को ऑर्डर दिया और गुलाम महमूद डोगर को रीइंस्टेट कर दिया और वाज़े ऑर्डर्स दिए कि गुलाम महमूद डोगर साहब को उनकी सीट पे एज ए CCPO बहाल रखा जाए, क्योंकि उसका प्रीजुडिस है और वो को जो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि 23 के बाद आप देख लें कितने दिन आज गुजर गए, ऑलमोस्ट 11-12 दिन, लेकिन CCPO लाहौर को जो गुलाम महमूद डोगर साहब को बिलाल सदीक कमियाना को हटाया नहीं गया और उनको पोस्टिंग दोबारा से नहीं दी गई। हमें इससे गर्ज नहीं है कि गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं वो CCPO हों या फिर सदीक जो कमियाना साहब है, बिलाल सदीक कमियाना साहब, वो CCPO हों। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आला अदलिया के ऑर्डर्स के ओबेंस की, तो अभी भी जो है मेरे ख्याल में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले गए हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप बात करती हैं IG पंजाब के प्रिजन्स की, तो उसमें उन्होंने ग्रेड 20 के जो एक ऑफिसर थे मलक मुबशर साहब, उनको IG लगा दिया, IG जेल खाना जात। आपको पता है IG जेल खाना जात बड़ा डोमेन है, पूरे पंजाब की जेल उनके अंडर आती हैं। वेयरएज जो मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब हैं वो पहले भी IG रहे हैं और ग्रेड 21 के वो मुलाजिम हैं और जेल के ही मुलाजिम हैं और वो सीनियरिटी
सॉरी, अच्छा, वो सीनियरिटी के मतलब जो अगर आप सीनियरिटी को देखें तो वो एलिजिबिलिटी पे पूरा उतरते हैं। हाँ, मैं यही इसी जमरे में बात करना चाह रही थी कि आपको लगता है ये जो तकर्रुर तबादले होते हैं ये फेवरेटिज्म की बिना पर होते हैं या मेरिट्स पर होते हैं? अब मियां फरूक नजीर साहब जो हैं वो बिल्कुल मेरिट पे आए हैं, ठीक है जी, और लेकिन उनके खिलाफ रिट हुई है एक हाई कोर्ट में, तो उसके बाद उनको ऑर्डर्स आ गए कि जी आप ये सीट छोड़ दें और ग्रेड 20 के ऑफिसर को जो डीआईजी थे मलक मुबशर साहब उनको एज ए आईजी जो है वो काम करने दिया जाए। अच्छा। लेकिन इधर पंजाब हुकूमत ने कहा कि आप काम करें, हम इस जो रेट जो स्टे हुआ है इसके खिलाफ हम अपील में आज जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामलात हैं ये राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, अच्छा उसकी नफी जब होती है तो इस किस्म की जो अपॉइंटमेंट्स है वो होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो मामला है ये जुडिशरी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। अगर इन ऑर्डर होता, अगर अकॉर्डिंग टू आपके मेरिट के ऊपर होता, ग्रेड 21 की जगह आप ग्रेड 20 क्यों लगा रहे हैं? तो ये यहाँ पे मियां फरूक नज़ीर साहब जो है वो इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं, उनको सूबाई हुकूमत ने कहा कि आप काम करें। अच्छा, जहाँ तक आप दूसरी बात कर रही हैं कि जी ये डोमेन नहीं है उनका, डोमेन के अलावा बहुत सारे काम ऐसे निगरान हुकूमत कर रही है कि जो उनकी जो है गैर जानिबदारी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ रहा है। अच्छा। अब आप देखें कि जो तरक्याती मनसूबे जब निगरान हुकूमतें बन जाती हैं तो मरकज में हो या सूबों में हो, आपके जो तरक्याती काम है उनके ऊपर टोटल एम्बार्गो लग जाता है। आप वो कोई काम नहीं करवा सकते, बल्कि बल्दियाती काउंसलर सतह पे भी आप डेवलपमेंट नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट कराते हैं तो इसका मतलब है कि आप बायस हैं या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप साइड ले रहे हैं और वो उसकी फेवर हो सकती है। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि जब मतलब किसी भी अदालत की जानिब से एक स्टे ले लिया गया हो या किसी चीज़ पे आपको कह दिया हो कि ये रोक दें, उसके बावजूद अगर आप वो उसकी मंसूबों का इफ्तिताह करें तो क्या ये कंटेम्प्ट? हाँ। अच्छा, यही बात अभी मैं कर रहा था, आपने वो दूसरी बात हमने शुरू कर दी। ये जो ऑर्डर्स आए हैं गुलाम महमूद डोगर साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी, और उसका 5 रुकनी बेंच था, इजाजुल हसन साहब उसको आई थिंक 3 रुकनी था, इजाजुल हसन साहब उसको हेड कर रहे थे। और आप ये देख लीजिए कि 23 फरवरी से उसके ऑर्डर्स आए हुए हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत उसको ओबे नहीं कर रही है। रीजंस नॉन टू देम, बेस्ट नॉन टू देम। लेकिन इसी तरह आप जो ये बात कर रही हैं तो जाहिर है कि अगर आप करते हैं, लेकिन ये हमारा अलमिया है कि रियासत के जो फंक्शनरीज हैं सारे ही वो इस वक्त बड़ी बदतरीन शक्ल में हैं। आप जब देखते हैं कि रियासत के मेन ऑर्गन जो होता है वो होता है मुकन्नना, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसके बाद अदलिया है, उसके बाद इंतज़ामिया है। इंतज़ामिया को हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इंतज़ामिया को हेड करती है हमेशा वक्त की हुकूमत, वो कोई भी हुकूमत हो, सूबाई हो या मरकज़ी हो। अब मुकन्नना ने आइन साजी करनी है, पार्लियामेंट ने, इंटरप्रिटेशन जुडिशरी ने करनी है जी। और जो अहकामात हैं अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थ्रू इंतज़ामिया होती है और इंतज़ामिया को हेड करती है गवर्नमेंट, जो जिसे हम हुकूमत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम मामला देखते हैं तो ये सारी चीज़ें गुडमुड हुई हैं, सारे ही अपने डोमेन से बाहर निकल के काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी जो रियासत पाकिस्तान है, बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज रियासत पाकिस्तान अपनी मैं कहता हूँ कि बदतरीन शक्ल में सामने है। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि हमारी इस टाइम पर शेकिंग पोजीशन हुई हुई है हर एक चीज को लेकर। बड़ा स्मूथ चल सकता अच्छा, है मामला। एग्जैक्टली हर कोई अपना अपना काम करने वाली बात अगर करे तो उसके बाद ये वाली जो सिचुएशन है इससे निकला जा सकता है, कोई एक तो तसल्ली बख्श काम करे। अच्छा, अगर आप देखें हमारे हमसाया मुल्क में भी देखें या तरक्की पजीर ममालिक में करें, मैं यूरोप अमेरिका की बात नहीं करता, तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी देखें तो जुडिशरी के पास नौबत ही नहीं आती कि ये स्मूथली एक चीज़ मेरिट पे चल रही है। एक डीआईजी जो है वो आईजी बनता है, सीनियरिटी पे वो बन जाता है, कोई डायरेक्टर है वो डायरेक्टर जनरल बन जाता है, उनकी ज़रूरत ही नहीं पेश आती। लेकिन हमारे ऐसी खींचातानी है, ऐसी लाइकिंग डिसलाइकिंग है कि इन सारे मामलात में अदलिया को घसीटा जाता है। इवन मतलब कि आप हर सियासी मामलात भी जो कि अलग-अलग इदारों वाले मामलात भी हैं, वो भी आप जब देखें जुडिशरी पर इतना ज़्यादा बोझ डालेंगे, बर्डनाइज कर देंगे और फिर आप ये देखें हर चीज़ उन्हीं को फैसला हर एक मामले में लेकर आना पड़ेगा। अफसोसनाक बात तो ये है कि आइन की इंटरप्रिटेशन हर सियासी जमात, हर सियासी लीडर, हर जो स्टेक होल्डर है वो अपने मफादात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसकी इंटरप्रिटेशन अलग करता है।
और फिर लामहला उसमें जुडिशरी को कूदना पड़ता है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि उसके बाद जुडिशरी की भी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि जब सियासी फैसले उनसे करवाए जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो करते हैं, आप खुद जाते हैं जुडिशरी अच्छा, मैं वही बात कर रही हूँ कि हर इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती कि बनती कि अगर आपको एक ओहदा मिला है या आप किसी अगर जगह पर हैं तो आप कम से कम रिस्पॉन्सिबल दिखाएं। एक सिटीजन बीइंग अ पाकिस्तानी होकर आप अपने लिए ज़रूरी है कि एक झगड़े में पड़कर एक चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा हसल बसल करके उसके बाद फिर आपसे कुछ नहीं हो रहा और आपको फिर बाय द एंड ऑफ टाइम आपको अदलिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। कौम जो है ना, आई एम सॉरी टू से कि हम सब फेल हो गए हैं, हम सर। सब ही करप्ट हो गए हैं। सर मैं करप्ट तो चलो ये नहीं कि हम लुटेरे हैं, नहीं कहा वो करप्ट। हम हर अपॉर्चुनिटी को जो है अपने फायदे के लिए करते हैं। आपको अगर चैनल से गाड़ी मिली है पिक एंड ड्रॉप के लिए, आपकी कोशिश होगी 2 काम मैं अपने भी कर दूं, या फिर इस बेचारे को जो लेने आया आपको उसको मैं आधा घंटा बेचारे को खड़ा रखूं, वेट करवा तो मैं समझता हूं कि ये किसी हुकूमती एक्सचेकर पे डाका मारने से कम जुर्म नहीं है। ठीक है ना जी। आपको ये हम वेस्टर्न वर्ल्ड जो हैं वो हम उन्हें काफिर तो कहते हैं, लेकिन वो मोहम्मदन ज़लाह पे चलते हैं, उमर ज़लाह पे चलते हैं। ठीक है ना जी। आप सेकंड नेमिंग कंट्रीज देख लें, 99.95 से ऊपर है स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, जो जमहूरियत के सम्राट हैं वहाँ के लिए। और जब मेरे मेंबर पार्लियामेंट बहुत दोस्त हैं वहाँ पे, वो यही कहते हैं कि जी हम उमर्स लॉ पे चलते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो है सियासतदानों की जब बात करते हैं, अदलिया की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, तो हम अपने गिरेबानों में नहीं जानते हैं। हम इन हैसल कौम हम सब जो हैं वो किसी भी कायदे कानून के तहत आने के लिए तैयार नहीं है। सर कहा जाता है नाउमीदी कुफर है, लेकिन इस टाइम पर नहीं मैं ये कह रही हूँ कि इस टाइम पर ना जो सिनेरियो बन चुके हुए हैं ना, एक अजीब सी डिमोटिवेशन सी है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के हम जो रियासत पाकिस्तान है अपनी बदतरीन शक्ल में इस वक्त मौजूद है। खुदा न खास्ता मेरा मकसद आवाम को बताने का ये नहीं है कि हमारी रियासत को कुछ होने वाला है, नहीं कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन देखें ना आप, वो भी तो एक जिंदगी गुजार हैं जिसके अंदर महंगाई है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, जॉब्स है, लंबा टॉपिक है, कनेक्टिविटी तो है ना काशिफ साहब, हर चीज हर सतह के ऊपर जुडिशरी के अंदर अपनी जगह पर है। उस डीमोटिवेशन की कनेक्टिविटी तो है ना, लेकिन अवाम को स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी नहीं है, उससे आपकी मईशत जुड़ी हुई है, फिर मईशत के साथ आपकी अवाम की हर चीज, खाना पीना सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब देखें ना, ये इसमें हम जो बात करते हैं ये मतलब मायूसी नहीं फैलाना चाहते, मैं वही कह रही हूं कि मायूसी तो नहीं है, बेटरमेंट हो, लेकिन उसमें हम सबको बतौर पाकिस्तानी हमें रिपेयर करना पड़ेगा, हमें अपने आप को भी ठीक करना होगा और अपने राइट्स के लिए फाइट भी करनी होगी। अवाम अब ये उसका ना सबर का जो पैमाना लबरेज हो चुका, वो ये पूछ रही ये सिचुएशन कब तक। अच्छा, मेन रीजन देखें, आप कह रही कब तक, अब गॉड नोस कब तक, लेकिन ये एक आपको आप कह रहे हैं ना कि बदतरीन हालत में आपको ये ठीक होता हुआ कितनी देर तक नजर आएगा? ये तब नजर आएगा, ये तब नजर आएगा जब रियासती इदारे जो हैं तमाम, जिनका हमने अभी सियासत जो रियासत के मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे मुकन्नना है, अदलिया है, हुकूमत है और उसके आगे इंतजामिया है, ये सब लोग जो है वो शफाफ तरीके से काम करेंगे और मेरिट को जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगी, उनको नहीं पता है, उनको पता है। जिद्दी बच्चों वाली बातें क्यों? मेरी बात सुने, जब पता है तो, लेकिन जो मफादात हैं, माली मफादात हैं, वो आज जो है वो सबके ऊपर छा चुके हैं, बाकी सारी ड्यूटीज को ओवरकम कर चुके हैं। सर मैं तो एक बात कहूंगी, शायद किसी को बुरे माजरत के साथ सबको शायद ना मरना भूला हुआ है। और यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में, हमारी रियासत में बड़ी गोमगो सी सिचुएशन चल रही है, बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, वो भी पता नहीं चलता, लेकिन तब हो जाता है। उसी तरीके से बहुत से बयानिए भी सामने आते हैं। शजील इनाम मेमन साहब ने भी एक बात कही है और उनसे रिलेटेड उनसे कहा था, जिस पर एहसान करो उसी के शर से डरो। और इमरान खान अपने हकीकी आकाओं के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चला रहे हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया। उन्होंने किस नज़रिए में ये बात की और उनका कहने का मकसद क्या था, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते चले। एक जो बात जिसके ऊपर हम सारी कौम नज़रें भी दागे हुई है और हमारी मईशत भी टिकी हुई है,
वो जब भी IMF का नाम आता है ना, तब सबके एंटीनास जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इसीलिए अब जो IMF है वो पाकिस्तान में उसके वर्चुअल जो मुज़ाकरात हैं ना वो शुरू होने जा रहे हैं। और चूँकि हमने बजट्स और मिनी बजट्स भी बढ़ाए और उनके अंडर प्रेशर हमने बढ़ाए, तो उनको जब हमारे मुज़ाकरात होंगे तो उनको हम बताएंगे कि हमने इतने इतने टैक्सेस लगाए हैं और क्या बात होगी क्या नहीं होगी। और हम लोग क्योंकि वो भी कर रहे हैं, एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं जिसमें हम ये है कि IMF के बोर्ड की मंजूरी अगर हो जाती है तो उसके बाद हम लोगों को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी होगी। चीन की जानिब से, चीनी हुकूमत की जानिब से हम लोगों को एक एज अ गिफ्ट ही समझ लें, कुछ अभी हमें गिफ्ट के तौर पर पैसे भी हमें मौसूल हुए हैं और वो रोल ओवर के लिए उन्होंने दिए हैं। लेकिन वो आप समझ लें कि थोड़ा बहुत जो है ज़र मुबादला में उससे फ़र्क पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये भी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त है, इससे भी हम लोगों को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। डेफिनेटली हमारे जो काम जो रुके हुए हैं सरब के ज़र मुबादला थोड़ा सा आप चलें 8 में नमक की बराबर वाला हिसाब हो, लेकिन इस टाइम पर थोड़ा सा धक्का लगाने को हमारी मईशत को ज़रूरत है। सर, ये किस मद में उन्होंने बात की होगी शर्जील इनाम मेमन ने? हमारे साथ मज़हर बराज सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, सब बातें उन्हीं से करते हैं। सर, ओवर टू यू। मज़हर साहब, जो कल सारा मामला हुआ, पूरी कौम ने देखा, हैजान बरपा था। आप मतलब मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ कि अगर तोशाखाना केस में इस्लामाबाद पुलिस आई थी तो इमरान खान को अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जेलों में जाते हैं और वो अगर पॉपुलर अपने आप को समझते हैं तो जेल में अगर वो चले जाते तो इसमें क्या हर्ज था? देखिए खान साहब, बरसगीर में कायद आज़म बहुत पॉपुलर थे जी, और कायद आज़म के बारे में कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़े लीडर थे, नो डाउट। लेकिन कायद आज़म तो जेल में नहीं गए। अच्छा, देखिए जेलों में क्रिमिनल्स जाते हैं, सियासतदान किसी काज के लिए जेल में जाए तो ये और बात है। अब उन पे इन्होंने 75-76 FIR दर्ज कर दी है और उसमें देखिए कोर्ट ने उनको जमानत भी दे रखी है। और ये कोशिश को पहली दफा नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार हुई है। लेकिन इस कोशिश का मेरा ख्याल है हुकूमती इत्तेहाद को फायदा नहीं होता। अच्छा मज़हर साहब, इससे कबल जो सियासी कायदीन जेल में गए तो क्या वो भी गलत था? नहीं, अगर देखिए किसी ने झूठ मार की है, कोई पैसा चोरी किया है, कोई फ्रॉड किया है, तो वो अगर जेल में जाता है तो वो तो दुरुस्त है। अच्छा, ये दुरुस्त नहीं है? मतलब आपका मतलब कि पॉलिटिकल केसेस, लेकिन पॉलिटिकल केसेस अगर वो केसेस जो पॉलिटिकल हैं उनका तायुन तो अदालतें ही करेंगी, नहीं जी? जी बिल्कुल, अदालतें करेगी। जबकि उन अदालतों से पिछले सियासी कायदीन जो हैं वो बरी भी हो चुके हैं। गुजारिश ये है कि जैसे ये शर्जील इनाम मेमन की बात इन्होंने की, जी जी जी, कि जी आकाओं को नाराज, वो भाई भुट्टो साहब कौन से आकाओं के बगैर थे? अब देखिए भुट्टो साहब की तो पैदाइश ही माशाल्लाह की कोख से हो रही है। सिकंदर मिर्जा उनको लेके आए थे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की पैदाइश ही माशाल्लाह की कोख से हो रही है। तो इमरान खान की पैदाइश तो किसी माशाल्लाह की कोख में नहीं हुई, वो तो 22 साल जदोजहद करते रहे और उसके बाद आए। लेकिन पाकिस्तान में ये अजीब तजर्बा हुआ पिछले 11 महीनों में कि आपने जिस शख्स को निकाला, इससे पहले जिसको निकाला जाता था वो बिल्कुल गैर मकबूल हो जाता था। लोग देखिए, हमारे यहाँ एक रवायत थी खान साहब, आप तो इसकी गवाह है कि जो पार्टी इक़्तिदार से निकलती थी वो इक़्तिदार में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ अजीब खेल हुआ है पिछले 11 माह में कि जिसको निकाला गया वो मकबूल तरीन होता गया। वो मकबूल तरीन, इतना मकबूल तरीन हो गया क्या वो उसके मुखालफिन इलेक्शन से डरते हैं और वो इलेक्शन से भागते हैं। मज़हर बराज साहब, आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ मरियम इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं और दूसरी तरफ जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम ले रही हैं? ये चलन जो है ये मैं समझता हूँ कि रियासत मुखालिफ नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें मैं एक जो नुक्ता इमरान खान साहब बयान करते हैं ना, जी जी, वो नुक्ता दुरुस्त है। वो कहते हैं
कि सबको कानून के तहत काम करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ की बात तो ठीक है जी। जी, सबको आइन की ताबेदारी करनी चाहिए। ठीक है जी। क्या मोहतरमा मरियम नवाज ये बात करती है? अगर तो वो करती हैं तो बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर इमरान खान आइन और कानून की बात नहीं करते तो बिल्कुल गलत है। तो मैं समझता हूँ हम सबके इख्तियारात, हम सब की बातें आइन में दर्ज है, तो हमारे लिए हम पर फर्ज है कि हम ये बात करें ना, लाजिम। तो हमें आइन का एहतराम करना चाहिए जी। और आईनी जो किरदार है इमरान खान साहब ने किए। आपने जिस तरफ इशारा किया, इमरान खान अपनी फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। वो कहते हैं मैं एक मजबूत फौज चाहता हूँ। लेकिन देखिए, किसी भी इदारे में कोई किरदार ऐसा आ जाता है, मैं किसी पर तनकीद नहीं करना मेरा मकसूद, या हमारे सियासतदान किसी को गलत पट्टी पढ़ा देते हैं, जैसे FIA। अब देखें FIA के क्या एहलकारों का ये काम है कि वो MPs की ट्रैवल हिस्ट्री ढूंढते फिरे और जियो फेंसिंग करे कौन सा MPA कहाँ है। तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो गए इदारे ना जी, ये कब बात कर रहे हैं आप? तो मेरा ख्याल है कि अदारों को भी और उसमें काम करने वाले लोगों को कायदे आज़म के फरमूदात पढ़ने चाहिए। मदर बरलास साहब, पिछले 7-8 साल से आप, मैं और हमारे कबीले के बहुत से लोग 5th जनरेशन वॉर के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, लेकिन जैसे मुझे आज दुख होता है कि आज जैसे हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातचीत होती है, नुक्ताचीनी होती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारे वो 7-8 साल कहीं ज़ाया तो नहीं हो गए। नहीं, बिल्कुल ज़ाया नहीं हुए। गलती ये हुई है या गलतफहमी ये है कि जो मौजूदा हुक्मरान है जी जी, इनकी नफरत में लोग मोहब्बत भी छोड़ गए। इनकी नफरत में लोग अपने उन अदारों से जिन पे हमारी जान निछावर है उनसे मोहब्बत उन्होंने कम कर दी या छोड़ दी। तो ये अब देखिए, अदारों में बैठे लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों की वजह से क्यों खराब हो रहे हैं या मोहब्बत कम हो रही है, जिन लोगों ने लूट मार की और जो लोग इस धरती को चाट गए। आप देखिए, ये बड़े दावे से आए थे मौजूदा वजीर खजाना जी जी, आपने IMF की आपने बातें की, तो मुझे तो जुर्माना नहीं हुआ झूठ बोलने पे $60 लाख का। ठीक है जी जी जी, ये किसको हुआ और कौम ने अदा किया? तो क्या पाकिस्तानी कौम जो है, जो गरीब लोग हैं, आवाम है हमारे, उन बेचारों ने तो कर्जे नहीं लिए। अच्छा मदर बरलास साहब, 30 अप्रैल पंजाब की डेट तो आ गई और आज खैबर पख्तूनख्वा की जो है सूबाई असम्बली की डेट भी एक्सपेक्टेड है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका सियासी वजदान क्या कहता है कि 23 अप्रैल को कम से कम पंजाब के सूबाई इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको? मौजूदा जो सियासी हालात हैं, बदतरीन इस वक्त टर्मोइल है। मेरा ख्याल है कि डेट में थोड़ी सी तब्दीली होगी, अभी भी होगी, थोड़ी नहीं। 30 अप्रैल पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली तहलील करने जा रही है। अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप हमें जी। उनकी जो सीनियर क्यादत है उनमें ये डिस्कशन हुई है। अच्छा। देखिए, अगर पंजाब और KP में इलेक्शन हो जाते हैं अप्रैल में, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मुतमिन होके फिर सिंध में उतर आएंगे। तो हम नहीं चाहते कि इमरान खान सिंध में इतनी कैंपेन करे। अच्छा, तो उससे बचने का तरीका यही है कि सिंध हुकूमत को बचा लिया जाए, इलेक्शन में चले ताकि हमारा सिंध महफूज रहे। वो बचा लेंगे ना इस तरह, वो साथ ही इलेक्शन में जाके तो फिर बचा सकेंगे। तो आप इमरान खान साहब पंजाब में एंगेज होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में एंगेज होंगे, तो सिंध को थोड़ा टाइम दे पाएंगे। तो आसिफ अली जरदारी का ख्याल है कि हम एक साथ इलेक्शन में चले जाएं, और ये बात उन्होंने बता भी दी है शायद फजल रहमान साहब को। सर, जैसे कि आसिफ अली जरदारी के बारे में कह रहे थे कि बहुत बड़े सियासतदान हैं। कल आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल साहब का भी एक बयान आया कि अगर सैलाब ज़दगान को जो है जो वादा किया गया मरकज़ी हुकूमत ने ना दिया तो हमारा हुकूमत में रहने का फ़ायदा नहीं है। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शंस की डेट पे पैगाम भिजवाया था
वो तो यही शो कर रहा था मजहर साहब कि उनको कोई एतराज़ नहीं है चाहे कल इलेक्शन करवा दें सूबाई असम्बली के। तो ये स्टांस जो है ये पीडीएम का तोड़ने का पेश खैमा तो नहीं लग रहा आपको पीपल्स पार्टी का? मेरा ख्याल ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। आसिफ अली जरदारी जो है वो पिछले 10-15 साल से ये हिकमतली बता चुके हैं कि सिंध में महफूज होना चाहिए। उनकी जरूरत शायद वफाकी हुकूमत नहीं है, उनकी जरूरत सिंध हुकूमत है जी। और उनको ये पता है कि इमरान खान जहाँ जाके जलसे करेंगे तो वो काया पलट देंगे। वो चाहते हैं कि इमरान खान सिंध में कम से कम है। उन्होंने अपना सिंध बचाना जारी बात है। उन्होंने मजहर बलराज साहब आपसे बातें तो बहुत सी करनी थी लेकिन वक्त की किल्लत जो है आड़े आई। आपने हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी कि आने वाले दिनों में चंद दिनों में सिंध हुकूमत भी जो है डिसॉल्व होने जा रही है। और इस तरह तो देखें ना आप फिर ये जो लबीबा सर बहुत शुक्रिया सॉरी दो सूबों का इलेक्शन नहीं होने जा रहा मेरे ख्याल में अगर इनकी बात में नहीं, लेकिन ये इनकी बात में वजन नजर आ रहा है। इसलिए नजर आ रहा है कि वेल सोर्स आदमी हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और जो लॉजिक वो दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। हमें वही लॉजिक की बात इमरान खान अगर उसमें घुस जाते तो फिर ये मामला होता। वो जाहिर है कि हर बंदा अपनी अपनी जो है डोमेन को बचा रहा है क्योंकि ये पीपल्स पार्टी को भी पता है कि नेशनल पॉलिटिक्स से वो सुकड़ कर सिंध में आ गए हैं तो सिंध का मोर्चा वो लूज नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ, मौलाना साहब का और नून लीग का। नजर ये आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन 3 सूबों के अगर हो गए तो एक सूबा बलोचिस्तान रह जाएगा और मरकज रह जाएगा। तो जिसकी अक्सरियत एक हुकूमत होगी उसका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली चलेगा। तो इस तरह मुझे तो गोल होते नजर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी इसमें से। अच्छा, बाकी अल्लाह जानता है या हम जानते हैं। ये आपकी प्रेडिक्शन है? अब मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, ये जरदारी साहब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देके बता रहे जो जरदारी साहब ने गेम खेली है ना, जो 1 साल पहले अप्रैल 22 में उन्होंने बड़े मुहज्जब होकर उन्होंने कहा जी आपका वजीर आजम। हाँ जी, आपका वजीर ये मैं बार बार तो कहती हूँ ना कि उन्होंने कहा जी आप अपने लोगों को मौका दें। आपका वजीर खजाना, आपका वजीर दाखिला। नफरतें अवाम की और जो अवाम की मुखालफत सर मानते हैं ना फिर उनका स्मार्ट मूव था, वेरी स्मार्ट मूव। तो आप वो सही सियासतदान एवी नहीं कहलाते। वो सिंध बचा गए हैं, इनको डुबो गए इनको डुबो गए नून लीग को। वो नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाज़रीन जिस तरह हम बात कर रहे थे कि रियासत जो है वो बहुत बदतरीन अपनी फॉर्म में आई हुई है इस वक्त। हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से हर एक चीज़ का काम जो है वो ख़राब हो रहा है। काम इन अ सेंस कि उससे रिलेटेड हर चीज़, मईशत अपनी जगह पर है, वो बिगड़ी हुई सूरत हाल में हम आवाम जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं। उसके साथ जुड़ी हुई हमारी सिक्योरिटी है बदतरीन हालत में है। हमने देखा है पिछले दिनों जिस तरह से दहशत गर्दी पनपना शुरू हो चुकी हुई है, उसी तरह से एक और वाकया जो पेश आया है, बलूचिस्तान कांस्टेबल पे बम धमाके हुए हैं। उसके फैक्ट्स एंड फिगर आपको बताते चलूँ कि 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए हैं। तो हर चीज़ की इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से कोई ना कोई कनेक्टिविटी है, जो कोई ना कोई कनेक्टिविटी है और उसमें भी इतना बिगाड़ अगर पैदा होना शुरू हो गया हुआ है तो इस टाइम पर हम नहीं संभले तो बहुत टाइम बाद हम लोगों के पास ऐसा मौका मिलेगा कि इस सारी जो डैमेजेस हैं इनको हम कंट्रोल कर सकें। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर 1, 2, 3 साल तक कोई ये जो डैमेजेस कंट्रोल करने की जो हमें एक टाइम पीरियड मिलेगा उसमें हम ये कर सकेंगे। सर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा पनपना शुरू हो गई, आपने पिछले दिनों देखा है। अफसोसनाक बात है ये ज़ाहिर है कि इस दहशतगर्दी के पीछे हमारी जो दोनों सरहदें हैं जो ठीक है जी वो गैर हम लोगों दे रहे हैं, मतलब हमारी अपनी वीकनेसेस है और हमारी खारजा पॉलिसी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यू नो कि जैसे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और उधर से इंडिया है और एक ट्राइका जो है इंटरनेशनल जिसमें इंडिया और इसराइल शामिल है, उसके साथ अफ़गानिस्तान भी है। और अफसोसनाक बात तो ये है कि आज हम ईरान की तरफ से भी हमें ठंडी हवा नहीं आती है। तो इसराइल का राह मुसाद और जो ये एजेंसियों की जो तकून है और हमारे लिए ये ख़तरनाक है। और हमारे ज़ाहिर है कि हमारे अवाम जो हैं या फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग जो हैं, पहले भी हम 80,000 से ज़्यादा
शहादतें दे चुके हैं। और अब ये जो सिलसिला फिर शुरू हो गया है, इसके लिए कौम को यकसू होकर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनका साथ देना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कि जब भी कहीं पे साजिश होती है या इंसर्जेंसी होती है, सिक्योरिटी वालों को ही निशाना बनाया जा रहा है। वो इसलिए होता है ना कि आप जब भी कहीं पे दहशतगर्दी हो, इंसर्जेंसी हो, तो वहाँ पे आप देखें ना, बाहर से आया बंदा या दहशतगर्द वो तब तक कामयाब नहीं होता कि जब को उसको अंदर के लोग जो से अगयार कहते हैं हम उसे, उसके दोस्त ना हो उनके साथ। तो इसमें डेफिनेटली कुछ लोग हमारे अपने भी होते हैं, तो हमें उन पे भी नज़र रखनी चाहिए और उनकी निशानदेही भी करनी चाहिए। तो आई विश कि ये तो सर आपको क्या लगता है कि हमने निशानदेही किस तरीके से कर सकते हैं इस टाइम पर? क्या हम इन चीज़ों को देखें कि ये जो सिक्योरिटी लैप्स होना शुरू हो चुके हुए हैं, या उन चीज़ों को देखना शुरू हो जाएं जिसके ऊपर से पूरी रियासत, पूरा पाकिस्तान टिका हुआ है? आपस की ही जंग, जो आपसी जंगी चला दी आपने अच्छी बात की कि हमारे माशरे में जो समाज में इस वक्त बेहिसी है जी, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इस सारे ख़तरनाक सूरत हाल में। आप सियासी करती हैं, मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान में माशरती और मुआशी जो है बेहिसी भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर पास्ट में देखें तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। एग्जैक्टली फैमिलीज में करते थे, फैमिलीज के बाद बाहर जाते थे। तो काश साहब, अब अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई किसी की हेल्प करे, तो इस टाइम पर तो अपनी जेब बचानी मुश्किल हुई पड़ी। वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुसावात का सिस्टम जो हमारा इस्लाम का था उसको भी हम भुला चुके हैं। और फिर आप देखें ना कि अगर यही बात जो उस पर अप्लाई होती है कि हम एक दूसरे से बेहिस हैं, हमें पता नहीं है हमारा हमसाया क्या कर रहा है। अगर वो कुछ ऐसी वैसी कर रहा है तो हम बेहिस हैं, हम आगे नहीं बताते हैं किसी को। उसके लिए जाहिर है कि फिर हम खुद भी नुकसान उठाते हैं और फिर उसके बाद जो ना कौम का भी नुकसान होता है। तो मतलब बहैसियत कौम हम आज जो जिस मकाम पे खड़े हैं वो अफसोसनाक है। हमें कौमी यकजहती का जो है वो सबूत देना होगा, सब लोगों को सबक भी पढ़ाना पड़ेगा। सबक तो जाहिर है हर वक्त में पढ़ाना पड़ता है। हम 75 साल में हम और सर मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा जो आयरनी है वो ये है कि हम बावजूद इसके कि हम सारी चीज़ें जानते हैं, आंखें हम लोगों ने मूंद के रखी हुई, मफादात के ताबे हो गई हर चीज़। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि आज 75 साल बाद हम तमाम सबक भूल चुके हैं। एग्जैक्टली नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।